एनसीएल ओवरमैन जूनियर ओवरमैन 2018 वाला जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी का क्वेश्चन नंबर 60, मतलब एक क्वेश्चन 2018 जूनियर ओवरमैन का सेक्शन 1 खत्म होने वाला है। ठीक है, 60 नंबर, कोल इज यूटिलाइज मेनली फॉर इन इंडिया। यह वर्ड याद रखिएगा, मेनली, ध्यान दीजिएगा मेनली पर, मतलब भारत में कोयला मुख्यतः किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है ये आपको बताना है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिया, फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पज, फॉर पावर जनरेशन, फॉर फार्मिंग, फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ऑयल। ये 2 ऊपर का जो दिया वो तो ठीक है नजर आ रहा है, 2 तो ऐसा दे दिया कि हमारा माइनिंग का बच्चा जो है कोयले को नहीं जानता हो। ठीक है, लेकिन कोई कोई उसमें से भी एक आधा रहता है इसीलिए दिया है। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन का हम बोले मेनली यूज क्या ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल and then and only then we will be able to answer this question. Let us see uses of coal. There are 3 uses of coal. There are 3 uses of coal. Coal is used as a domestic fuel. हम घरों में खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, घरों में ईंधन के रूप में भी कोयला का इस्तेमाल करते हैं। जो कोयला क्षेत्र में लोग रहते हैं वो लोग इस बात को भली भांति समझते हैं। काहे के लिए यूज करते हैं हम कोयला का? फॉर फ्यूल एज ए डोमेस्टिक पर्पज, अब डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज। अब स्टील इंडस्ट्री का नाम सुनिए, वहां मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहां जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, बड़ा बड़ा जो फर्नेस रहता है, भट्टी रहता है, वहां पर आपको ओर के प्यूरिफिकेशन में आप जो मेटलर्जिकल प्रोसेस में कोक का इस्तेमाल करते हैं। कोक भी क्या है? कोयला ही ना है जी, कोक का इस्तेमाल करते हैं। और वो सारी इंडस्ट्रीज जिनमें की हीट एनर्जी की जरूरत होती है वो सब कोल का इस्तेमाल करती है, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हो। उन इंडस्ट्रीज में जहां पर हीट की जरूरत है हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोल को जलाने पर हमको हीट एनर्जी मिलता है। ठीक, थर्ड जो मेन यूज है हमारे देश में वो है फॉर पावर जनरेशन। काय के लिए? फॉर पावर जनरेशन, बिजली बनाने के लिए। हम यूरोपियन कंट्रीज तो नहीं है जहां के ढेर सारे न्यूक्लियर प्लांट है। अभी यूक्रेन में देख रहे होंगे जेपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट, खेरसनगढ़ न्यूक्लियर प्लांट, वहां 7 गो न्यूक्लियर प्लांट है। न्यूक्लियर प्लांट हो चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, वो सब भी बिजली बनाने के लिए होता है। आजकल तो विंड वाला भी आ गया है, हवा वाला। लेकिन हमारे देश में भी न्यूक्लियर प्लांट कुछ बन गए हैं, हाइड्रो पावर भी है जो पावर जनरेशन के लिए काम आते हैं। लेकिन हम आज भी इंडिया में पावर जनरेशन के लिए, बिजली बनाने के लिए हम अभी भी मुख्य तौर पर कोयला पर निर्भर है। ठीक है, तो ये 3 कोल के मेन यूजेस है। मेरा जियोलॉजी का प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, एक दिया है, एक वीडियो है, उसमें बहुत सारा टॉपिक है। उसमें एक टॉपिक है 4 मिनट के बाद ये वाला टॉपिक आता है, वीडियो के 4 मिनट के बाद। ठीक है, तो मेन यूज क्या है कोल का इंडिया में? मेन यूज क्या है? फॉर जनरेशन ऑफ पावर और फॉर पावर generation we uses the coal in India, but there are so many uses of coal in our country. Next question लेते हैं हम बाबू, क्वेश्चन नंबर 61, the moving front of mine is called, ये डेफिनेशन पूछ लिया है, कट, बेंच, फेस, बॉर्डर। ठीक है, हम इसको बाद में बताएंगे,
पहले एक ओपन कास्ट का फिगर बनाए और एक ये फिगर बनाया है अंडरग्राउंड का डेवलपमेंट गैलरी का, डेवलपमेंट हेडिंग का। हम आप लोग को कई बार फेस का डेफिनेशन बताए हैं, फिर और एक बार बताए। देखिए ये मेरा हेडिंग चल रहा है, ये गैलरी चला रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए एरो किधर दिखा है, आगे की तरफ, इधर इसको इधर नीचे की तरफ दिखा है। मान लो ये मेरा डीप डायरेक्शन है, ये मेरा डीप डायरेक्शन है, तो ये वाला अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा, जिसको हम लेवल बोलते हैं। स्ट्राइक को ही लेवल बोलते हैं मानी वाले बाबू। जो हम स्ट्राइक डायरेक्शन बोलते हैं जियोलॉजी में या टेक्नोलॉजी में कहीं पढ़ते हैं, उसी को माइन में लेवल बोलते हैं। वो एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। तो ये स्ट्राइक हो गया डीप, तो ये जो हमारा एक लेवल चल रहा है, तो एक साथ पिलर नहीं बन जाएगा। आपको डेवलपमेंट करते चलना होगा, गैलरी बनाते चलना होगा, तब ना पिलर फॉर्म होगा। तो ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है गैलरी, गैलरी आगे बढ़ रहा है, मतलब कोई कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग है ये। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला हुआ आपका फेस, ये वाला क्या हुआ आपका फेस। तो ये फेस क्या हो रहा, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता हुआ भाग। किसी भी काम करने की जगह का आगे बढ़ता हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं, फेस। मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, क्या बोला। देखिए दो पार्ट है फेस के डेफिनेशन में, दो पार्ट है। नंबर 1 पहला पार्ट क्या है, द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर बोलता। दूसरा पार्ट फिर देखते हैं। देखिए द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, ये जो पहला पार्ट है दोनों के लिए लागू होता है। ये पहला पार्ट फेस के डेफिनेशन का पहला पार्ट दोनों के लागू। द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। अब ये बेंच बनाए, बेंच नंबर 1 2 3 4। अब बेंच में क्या करते हैं, मटेरियल को ब्लास्ट किया, मैं लोड करते करते आगे न जाता हूं जी, कि क्या करता हूं, आगे जाता हूं। तो कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग को क्या बोलते हैं हम, फेस। तो ये पहला पार्ट हुआ फेस का। द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, मतलब किसी भी कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग, या बोलता आर। अब सेकंड पार्ट को फिर फिगर से देखते हैं। देखिए ये गैलरी है, क्या है ये गैलरी है, ये एक क्या है आपका गैलरी। इस गैलरी का जब तक ज्वाइन नहीं हुआ, ये सबसे क्या है, अंदर वाला सिरा है। क्या है, अंदर वाला सिरा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, इन बाय एंड। क्या बोलते हैं, इन बाय एंड। तो क्या हो जाएगा, आर इन बाय एंड, आर इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, गैलरी कामा रोडवे और ड्रिफ्ट। ये गैलरी हो सकता है, कोई रोड हो सकता है, या कोई ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, स्टोर में जब हम गैलरी चलाते हैं तो ड्रिफ्ट हो गया। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हुआ फेस का। फेस क्या, व्हाट इज फेस, फेस इज द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर द इन बाय एंड, गैलरी का अंदर वाला सिरा, और द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी रोडवे और ड्रिफ्ट। तो यहां वही ना लिखा बाबू, अब बताओ इसमें से क्या होगा, हम काहे आंसर बताएंगे, तुम लोग तो पढ़ा लिखा बच्चा है, हमारा जरूरत नहीं तुमको। द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी माइन इज कॉल्ड, यहाँ पे माइन वर्ड डाल दिया, वर्किंग प्लेस माइन एक के बात हो गया, ठीक है, सही वर्ड डालना चाहिए था वर्किंग प्लेस, लेकिन वो माइन भी डाल दिया तो गलत नहीं है। द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी माइन इज कॉल्ड, क्या हुआ बाबू, फेस। दो पार्ट है इस डेफिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। नो पर्सन इज अलाउड टू वर्क इन ए माइन फॉर मोर देन ब्लैंक डेज इन अ वीक। ये माइंड से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर का मैंने लिया हूं, क्वेश्चन पेपर का एनसीएल 2018 वाला और मैं वाला। आपको ऑप्शन दे दिया 4 5 6 7, ठीक है। और अब आपका यहाँ पे मैं आंसर बता दूं कि 5 है कि 6 है कि 7 है, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है इसको समझाना। ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेक्शन 28 से, वीकली डे ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इसको समझाने के पहले हम आपको 4 चीज बताएंगे, व्हाट इज डे, व्हाट इज वीक, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। यदि इतना आप समझ लिए
इनसे भी क्वेश्चन आएगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये तो अपने आप ही हो जाएगा, वो तो आप ही नहीं जानते हैं, हम क्या बताएंगे। ठीक है, डे किसको बोलते हैं? डे किसको बोलते हैं? लोग 12 घंटा को डे बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, गलत है बोलते हैं, 12 घंटा नहीं होता। डे किसका क्या मतलब होता है? डे मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट, बिगिनिंग एट मिडनाइट। आप इवन रेलवे में भी जाइए, रेलवे में भी आपको 1 से 24 दिखाता है, 1 से 24 दिखाता ना, लेकिन आधी रात के बाद जब 24 उसका हो गया, वहां से दूसरा दिन लग जाता है, कई का ट्रेन छूट गया इसी में। ठीक है, क्योंकि 12 बजे रात के बाद तारीख हो गया 2, और वो तो समझ रहा था 1 के तारीख के रात में जाना है। ठीक है, डे मीन्स क्या होता? डे मीन्स ये पीरियड ऑफ 24 आवर्स। व्हाट इज डे? डे मीन्स ये पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट, BEGINNING, बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना, बिगिनिंग एट मिडनाइट। दिन का मतलब है 24 घंटा का समय, जो कि मध्य रात्रि के बाद से आरंभ होता है, बिगिनिंग होता है, शुरू होता है। ठीक है, पीरियड को बताता है। वीक, वीक किसको बोलते हैं? सबका डेफिनेशन याद रखिए, सब कुछ तैयार कीजिए, जब ना पास होइएगा, 1-2 चीज से ना होगा। ठीक, वीक, व्हाट इज वीक? वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ 7 days। वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ 7 days। बिगिनिंग एट midnight on Saturday। ये जनरल डेफिनेशन रखिए, इसमें और एक लाइन जोड़ के बता रहा हूं। वीक का मतलब क्या होता है? 7 दिन का समय, जो कि कहां से आरंभ हो रहा है? मिडनाइट ऑन सैटरडे, जो कि शनिवार की मध्य रात्रि से आरंभ होगा, और 7 दिन का जो पीरियड होगा उसको बोलेंगे वीक। वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट। लेकिन इसमें और एक क्लास छोटा सा जोड़ दिया। क्या बोलता? कोई स्पेशल एरिया है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, यदि उसके लिए आपने चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या किसी इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेके रखा, इन राइटिंग परमिशन लेके रखा है, तो ये सैटरडे मिडनाइट के अलावा भी कहीं से स्टार्ट हो सकता है। इसी के डेफिनेशन में आगे लिखा हुआ, लेकिन आपको इन जनरल इतना याद रखना है। वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे। ठीक है, अब यहां पर बच्चा लोग इसी में ना, इसमें गड़बड़ाएगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन 28। इसका क्या नाम है? वीकली डे ऑफ रेस्ट। वीकली डे ऑफ रेस्ट। वीकली डे ऑफ रेस्ट मतलब क्या हुआ बाबू? सप्ताह में एक दिन आपको छुट्टी देना है। क्यों हम ये दोनों का डेफिनेशन बताए, वो हम बता रहे, तो हम डायरेक्ट सेक्शन 28 नहीं बताते। ये सेक्शन 28 को जो डायरेक्ट बताएगा, वीक का डेफिनेशन नहीं बताएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या बता रहे नहीं बता रहे। सेक्शन 28 क्या? वीकली डे ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या है? सप्ताह में एक दिन आपको रेस्ट देना है। और सप्ताह का डेफिनेशन जो है, वीक का डेफिनेशन क्या है कि वीक में 7 दिन होता है, वीक में 7 दिन होता है, और एक दिन आपको रेस्ट देना है, तो आपका दिन बचा कितना? 6। तो एक सप्ताह में आपको ज्यादा से ज्यादा कितने दिन पर काम पर लगाया जाएगा या काम करना है? 6 दिन। आंसर क्या हो गया आपका? 6 days। ये वीकली डे ऑफ रेस्ट में क्या लिखा? नो पर्सन शेल बी अलाउड टू वर्क इन अ माइन फॉर मोर देन 6 days इन एनी 1 week। ये लिखा है सेक्शन 28 में, वही तो यहां लिखा है। नो पर्सन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइन फॉर मोर देन 6 days इन ए वीक। एक सप्ताह में किसी भी आदमी को 6 दिन से ज्यादा काम पर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सप्ताह में तो 7 दिन होता है, और एक दिन आपको क्या देना है? रेस्ट। तो कितना हो गया? 6। तो सप्ताह में आपको कितने दिन काम पर लगाया जाएगा?
6 दिन, 6 डेज। ठीक है, ये कहां का बात है? सेक्शन 28 का। फिर आता है एक सेक्शन 29, कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट। व्हाट इज सेक्शन 29? कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट, कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट। हम नए नए नौकरी लगे थे बाबू, एक छुट्टी लिखा था, उसमें लिख दिया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29। ठीक है, अब द माई सेक्शन 1952 मैनेजरों देखा, अरे आज ना मैनेजर बने, उस दिन भी मैनेजर थोड़ी थे स्टार्टिंग में। ठीक है ना, नीचे से ना ऊपर जाता धीरे धीरे, तो ऐसा ऐसा देख रहा था। वो समय नए नए खूब था ना, गरम गरम। सेक्शन 29 क्या है? कॉम्पेंसेटेड या प्रेस्ट, कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। एक कंपेंसेशन बताए थे उधर एक्सीडेंट वाले में। हाँ, उससे ये क्या था गया आपका, कभी आपको पूछ ले कि कंपेंसेशन और डिसेबिलिटी अलाउंस के लिए कौन सा रूल और कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, तो याद रखिएगा। कंपेंसेशन से वर्ड याद आया, सेक्शन 9A। सेक्शन कौन सा था बाबू? 9A, माई सेक्ट का सेक्शन 9A। ठीक है, और रूल 82A, दोनों में ये है, याद रखिएगा। रूल 82A, ये रूल है माइंस रूल्स। माइंस रूल्स का रूल, माइंस रूल्स 1955 का रूल नंबर 82A और सेक्शन 9A, ये दोनों स्पेसिफाई करता है डिसेबिलिटी अलाउंस और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन को। ठीक है, कभी बताया होगा तो ठीक है, नहीं बताया होगा तो इसको भी बताएंगे। ठीक है, तो ये कंपेंसेशन में क्या होता है? किसी चीज के बदले कोई चीज दे देना, वो कंपेंसेशन हुआ। ठीक है, तो यार कंपेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट, कंपेंसेट करना आपको नहीं दिया तो उसके बदले देना, नहीं दिया तो उसके बदले देना, वो हुआ कंपेंसेट। तो कंपेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट मतलब आपको रेस्ट नहीं दिया होगा तो रेस्ट के बदले आपको एक दिन फिर रेस्ट देना ना होगा, मतलब वो अब रेस्ट न कहला के वो कंपेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट कहलाएगा। जो आपको सेक्शन 28 क्या बोलता है कि सप्ताह में 7 दिन होता है भैया, आपको 6 ही दिन काम कराना है, एक दिन आपको शरीर को फिट रखने के लिए छुट्टी देना है, एक दिन छुट्टी देना है, वीकली डे ऑफ रेस्ट देना है। अब वीकली डे ऑफ रेस्ट आपने कोई कारण से किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया, वहां पे आप सेक्शन 29 को पढ़िएगा, वहां एक वर्ड लिखते हैं, अब बच्चा लोग उसी पे खूब आगे बकाता है, डिप्रीव्ड। मतलब डिप्रीव्ड का मतलब क्या होता है? हरण कर लेना, छीन लेना, नहीं देना, वो मतलब होता है डिप्रीव्ड। ठीक है, तो कोई भी कारण से क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो कारण आपको बताए हैं सेक्शन 38 में। कहां बताए हैं? माइंडसेट के सेक्शन 38 में बताए। क्या बताए कि कोई मशीन पर अर्जेंट काम होना है तो हम किसी आदमी को वीकली डे ऑफ रेस्ट के दिन भी काम पर बुला लिया। कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया, एनी एक्ट ऑफ गॉड, कोई देवी प्रकोप आ गया, ठीक है, जैसे कि भूकंप आ गया, ये सब देवी प्रकोप न है। इनंडेशन हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है? देवी प्रकोप है, एक्ट ऑफ गॉड है। या कोई एक्सीडेंट हो गया है और वहां पे रेस्क्यू एंड रिकवरी का वर्क करना है, या कोई एक्सीडेंट होने की संभावना, एप्रीहेंडेड या एंटिसिपेटेड वर्ड यूज होता है कि कोई एक्सीडेंट होने की संभावना और उसको खतरा को दूर करना है, तो हम आदमियों को इन्हें ना बोल देंगे भैया कि छुट्टी का दिन है घर में सुत जाइए। हमको उसका बचाव करने के लिए उन कुछ आदमियों को वीकली डे ऑफ रेस्ट में भी काम पर लगाना होगा। तो ये न परिस्थितियों में उस आदमी का तो रेस्ट नहीं दिया हमने, तो नहीं दिया तो जितना भी रेस्ट उसका बचा है उसको उसी महीने में विद इन द सेम मंथ, अंग्रेजी में वर्ड क्या लिखते हैं? विद इन द सेम मंथ और विद इन नेक्स्ट 2 मंथ, या अगले 2 महीना के अंदर में उसको उतने कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट दिए जाएंगे। ये लिखा है सेक्शन 29 में। कहा लिखा है? सेक्शन 29 में। ठीक है, इसी को जब आप लोग नौकरी में आइएगा तो एल बोलता है, इसी को क्या बोलता है जी? एल एप्लीकेल, लीव। ठीक है, वो अभी समझने की जरूरत नहीं है। तो यही हुआ कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट वीडियो लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 63 को हम छोड़ दिए हैं, वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन का है, सेक्शन 46, उसको हम अलग से लेंगे। कारण क्या कि इस पेपर में 2018 का था, 2017 में रेगुलेशन आया और अकॉर्डिंगली सेक्शन 46 माइंस एक्ट 1952 को माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 46 को अमेंडमेंट कर दिया है। लेकिन इसमें जो है वो हम लोग के टाइम वाला ही क्वेश्चन दे दिया और आंसर भी वैसे ही दिया है। ठीक है, इसको हम अभी 63 को छोड़ रहे हैं, उसको हम अलग से क्लास लेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन का जो सेक्शन 46 को अमेंडमेंट किया हुआ है, इसमें अमेंडमेंट वाला नहीं है। ठीक है, वो लगता है पुराना आदमी रहा होगा, पुराने वाला सेट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। तो 64 क्या है? सेफ्टी फीचर्स इन ए डंपर आर रियर व्यू मिरर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एवीए, ऑल ऑफ द अबव। हम आप लोगों के लिए फील्ड से एकदम डायरेक्ट माइंड से सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर करके एक वीडियो भेजे थे, वहां दिखाया है कि आपका एवीए कहां रहता है, कैसे काम करता है, रियर व्यू कैमरा क्या है, रियर व्यू मिरर क्या है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर क्या होता है, एकदम एकदम डायरेक्ट वहां छू छू के दिखाया है। हाँ, आपका जो ये प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस होता है, तो डिवाइस में सेंसर होगा तब ना काम करेगा। आपका ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, उसको दिखाया है। आपका जो मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर है उसको दिखाया है। केबिन को दिखाया है। जो आपका केबिन है उसमें देखिएगा डाला प्रोजेक्टर रहता है, वो कैनोपी बोलते हैं उसको। उसके चलते यदि कोई माल मटेरियल सीधे केबिन पे जहां ऑपरेटर बैठता है वहां पे नहीं गिरेगा। सीट बेल्ट होता है ऑपरेटर का। ये सारा सेफ्टी फीचर्स हम उस वीडियो में बताए हैं। उस वीडियो को एक बार जाके देखिएगा, फील्ड वाला वीडियो है, वो ऐसा बोलने वाला वीडियो नहीं। फील्ड से हम डायरेक्ट दिखाए, जिसमें एक डंपर का फोटो भी होगा, सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर करके। और इसी 2018 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कहीं पर हम एक बार और सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर को बताए हैं। फिर भी हम हल्का फुल्का आप लोगों को कुछ चीजें सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर का बताए थे। अब फ्रंट साइड से पकड़िए, क्या कीजिए, डंपर का फ्रंट साइड से पकड़िए। सेफ्टी फीचर लेते हैं कहा जाइए, बैक साइड में, रियर साइड में। रियर मतलब पीछे वाला साइड, रियर साइड में जाइए। रियर साइड में क्या रहता है आपका? रियर साइड में मेनली दो ही चीज रहता है। एक एवीए रहता है, ऑडियो विजुअल अलार्म। ठीक है, ऑडियो विजुअल अलार्म का कई बार मतलब बता दिए, इसलिए अभी बताने की जरूरत नहीं। और एक रियर व्यू कैमरा होता है। ठीक है, ये एवीए का कब यूज है? जब हम व्हीकल को रिवर्स कर रहे होते हैं, तब ये एवीए क्या करता है, लाइट भी जलता है, ब्लिंकिंग करता है, बिग बुक 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 करेगा, ब्लिंकिंग करेगा और आवाज भी करेगा। तो ऑडियो भी हो रहा है और विजुअल भी हो रहा है, ताकि पीछे कोई आदमी है तो वो हट जाए। ठीक है, समझे कि बाबू? तो ये दो चीज मेन फ्रंट बैक साइड में हो गया, जिसको रियर साइड बोला। अब आप आइए केबिन के अंदर, फिर फ्रंट साइड में आइए। केबिन में आपका मेन चीज क्या है? ब्रेक। उसमें पार्किंग ब्रेक है, सर्विस ब्रेक है, रिटार्डर ब्रेक है, डम ब्रेक है। सर्विस ब्रेक मतलब जो पैर सरकता है, तो ब्रेक सिस्टम हुआ केबिन में। केबिन में आपको सीट बेल्ट बांधने का है। सारा मिस्त्री सीट बेल्ट नहीं बांधा तो सीधे ऊपर चले गया, तो सीट बेल्ट बांधने का प्रावधान है, इसलिए सीट बेल्ट भी वहां दिया हुआ है। आपको ढेर सारे डैशबोर्ड पे ढेर सारे इंडिकेटर्स है। लोड का इंडिकेटर्स है, ऑयल्स के टेम्परेचर्स का इंडिकेटर्स है। ठीक है, आपका डाला उठा हुआ ही है, ये भी इंडिकेटर करने के लिए वहां पे आपको व्यवस्था दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से और ऊपर क्या बताया, कैनोपी रहता है। जो डाला जो रहता है आपका बॉडी जो है डंपर का, वो प्रोजेक्टर रहता है, उसको कैनोपी बोलते हैं। अब हम यहां से बाहर निकल गए। अब बाहर जैसे केबिन से बाहर आए तो देखिएगा खाली जगह रहता है, वहां पर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जिसको AFDSS बोलते हैं। AFDSS, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम।
लगा रहता है। क्या है ये? कुछ नहीं बाबू, बड़का बड़का फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर है और इनका कनेक्शन रहता है वल्नरेबल पॉइंट्स, जहां की आग लग सकता है उन वल्नरेबल पॉइंट्स तक का कनेक्शन रहता है। और उस वल्नरेबल पॉइंट्स पर सेंसर लगाते, थर्मल सेंसर लगाते कि यदि हीट एक लिमिट से ज्यादा वहां पर पैदा होगा तो क्या करेगा सेंसर, यहां जो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर है वहां पर सिग्नल भेजेगा तो ये जो बड़का बड़का सिलेंडर रखा है फायर एक्सटिंग्विशर का वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा और आग को बुझा देगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। सेंसर ने डिटेक्ट किया और सप्रेस भी कर दिया। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। और एक मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? हम लोग को ऑपरेट करना होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। तो ठीक है, हम केबिन के बाहर आ गए। केबिन का तो बता दिए, केबिन के बाहर आ गए तो ये मिला और वहां पर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम के अलावा मैनुअल भी रहता है, मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर भी रहते हैं। अब हम नीचे उतर रहे। कहां उतर रहे? केबिन से नीचे उतर रहे। हम चढ़े थे ना एक बार, अब उतर जाते हैं नीचे। तो देखिएगा लेडर होता है। क्या होता है? लेडर, सीढ़ी, वो भी क्या सेफ्टी डिवाइस है कि नहीं। और लेडर में लाइट, अंधेरे में चढ़ना रात में दिखे कैसे, तो एक लेडर लाइट के लिए भी बगल में 3 स्विच रहता है, हम आप वीडियो में बताए हैं। और एक होता है बैटरी कट ऑफ स्विच, कि मान लो हमको नीचे से ही डंपर बंद करना, ऊपर डंपर बंद नहीं हो रहा है, डंपर हमने स्विच से बंद करना चाहा लेकिन बंद नहीं हो रहा, तो क्या कीजिएगा? डंपर चालू रखिएगा? नहीं, आप नीचे से भी उसको बंद कर सकते हैं। बैटरी कट ऑफ स्विच, 3 स्विच दिखाएंगे वीडियो में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डंपर के दोनों साइड में 2 बड़का बड़का मिरर दिखाए होंगे। अब बोला कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर है। डंपर के सीट पे आप बैठ के कभी देखिएगा तो एकदम डंपर के सामने का कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत हाइट में आप रहते हैं। तो 2 मिरर लगे थे, एक इधर एक इधर। ये वाला जो मिरर रहेगा इधर का दिखाएगा, ये वाला मिरर इधर का दिखाएगा। यदि डंपर के पास में कोई आदमी या जानवर है तो ऑपरेटर को दिख जाएगा, वो गाड़ी को आगे पीछे नहीं करेगा जब तक कि उसको हटा न ले, चाहे हॉर्न बजा के या जो भी तरीके से। तो ब्लाइंड स्पॉट मिरर रहते हैं। उसके अलावा आप और आइए तो क्या हो जाएगा, साइड में 2 मिरर रहते हैं जिसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। अपन लोग साइड मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड मिरर जनरल भाषा में। और जो हमारा ड्राइवर लोग रहता है उसको लुकिंग ग्लास बोलता है। अरे लुक ग्लास का प्रॉपर्टी होता है बाबू, आर पार देखने वाला मिरर है। मिरर का एक साइड पॉलिश किया रहता है, तब हम दिखेंगे पिक्चर तभी ना देख पाएंगे जब उसका एक साइड पॉलिश रहे। वो ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होता है? जिसके आर पार देखते हैं, अब वो उसको जितना बुझाता उतना ना बोलेगा। तो वही वाला जिसको लुकिंग ग्लास बोलता है लोग, वही साइड मिरर हुआ या रियर व्यू मिरर हुआ। तो ये मोटा मोटी सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर के। तो सब यहाँ नाम लिखे है क्या? जब सब नाम लिखे है तो ऑल ऑफ द अबव कर दिए कि सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ लेते हैं। आधा घंटा हो गया है।